हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी को मैं रोस्ट करने वाली हूँ, ये मूवी आई थी 1999 में और इसे बनाया था संजय लीला बंसाली ने। वैसे जो ये फिल्म थी ना, ये एक पुरानी फिल्म की कॉपी थी। वो फिल्म थी वो 7 दिन, जिसमें थे अनिल कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी। जिसकी कहानी कुछ यूँ होती है कि एक बेरोज़गार म्यूज़िक डायरेक्टर अनिल कपूर पद्मिनी कोल्हापुरी के यहाँ किराएदार बनकर आता है और फिर जो उसका दिल है वो पद्मिनी कोल्हापुरी पे आ जाता है और पद्मिनी कोल्हापुरी का दिल अनिल कपूर पर आ जाता है। लेकिन किसी कारणवश पद्मिनी की शादी हो जाती है नसीरुद्दीन शाह से, और वो क्योंकि उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी होती है और उनकी एक छोटी बेटी होती है, तो उनको चाहिए होती है एक रेडीमेड मदर। और वो एक डॉक्टर होता है, एक प्रोफेशनल लड़का होता है और एक अच्छे वेल सेटल परिवार से वो ताल्लुक़ रखता है। और क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरी एक गरीब घर की एक वर्किंग लड़की होती है, वो कमा कर अपनी माँ और अपने नाना को सपोर्ट करती है, अपने बाकी परिवार को सपोर्ट करती है। लेकिन क्योंकि ये शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती है, तो वो शादी तो कर लेती है, लेकिन शादी की रात को ही वो कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन कर लेती है कि उसकी जान पर बनाती है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो उसकी जान बचा लेता है और फिर जो है वो उससे सारी बात सुनता है और फिर ये तय करता है कि वो उसे उसके प्रेमी से मिलाएगा। और फिर आखिरकार फिल्म जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, तो जो नसीरुद्दीन शाह होता है वो अनिल कपूर को ले आता है, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी जो है वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। क्योंकि इसी दौरान जो है पद्मिनी का सॉफ्ट कॉर्नर नसीरुद्दीन शाह के लिए, उसके परिवार के लिए और ख़ास तौर पे उसकी बेटी के लिए डेवलप होने लगता है और उसे लगता है यही मेरा घर है, यही मेरा पति है। क्योंकि जो नसीरुद्दीन शाह होता है वो एक प्रैक्टिकल इंसान होता है, मैच्योर इंसान होता है। वो लाइफ की हकीकत को समझता है। उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी होती है, उसकी माँ बिस्तर पर होती है, छोटी सी बच्ची होती है। तो जो इंसान अपने आसपास ऐसी ट्रेजेडी देखेगा, वो इंसान ज़ाहिर सी बात है बहुत मैच्योरली जो है सिचुएशन को समझेगा। और वो कहीं ना कहीं जो पद्मिनी के लिए जो एक सेंसिटिविटी के गेस्चर्स दिखाता है, वो कहीं ना कहीं किसी भी लड़की को जो है वो प्रभावित करते हैं। और यही वजह है कि पद्मिनी जो है वो अपने पति के पास ही रहना उचित समझती है और अपने प्रेमी अनिल कपूर को टाटा गुड बाय कर देती है। ये तो हो गई वो 7 दिन की जो है कहानी, जो मैंने आपको कुछ चंद क्षणों में ही सुना दी। क्योंकि बहुत से लोगों ने शायद हो सकता है ये फ़िल्म नहीं देखी हो, तो मैं बता दूं, ये फ़िल्म की ही स्टोरी पर आधारित थी हम दिल दे चुके सनम। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अनिल कपूर उस फिल्म में एक स्ट्रगलिंग म्यूज़िक डायरेक्टर का किरदार निभा रहे हैं और इधर जो सलमान खान होते हैं वो ऐश्वर्या के फादर से संगीत सीखने के लिए आते हैं, वो भी इटली से। तो ये फ़र्क होता है। और फिर उसके बाद जैसे कि पद्मिनी की शादी नसीरुद्दीन शाह से हो जाती है, इधर ऐश्वर्या की शादी हो जाती है अजय देवगन के साथ में। और जिस तरीके से नसीरुद्दीन शाह जो है वो पद्मिनी की मदद करता है उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने में, यहाँ पर अजय देवगन ऐश्वर्या की मदद करता है, उसको इटली लेके जाता है सलमान खान से मिलवाने। और एंड में सलमान खान से मिलने के बाद जो है ऐश्वर्या ये डिसीजन लेती है कि नहीं सनम, हम तो किसी और के हो चुके हैं सनम। भले ही तुझे दिल हमने दिया, लेकिन 7 फेरे तो हम किसी और के साथ ले चुके सनम, और अब उसी के साथ 7 जन्म निभाने की हमने खा ली है जाने अनजाने में कसम। तो यही प्रवचन देकर जो है ऐश्वर्या पहुंच जाती है वापस से अजय देवगन के पास और फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये कहानी दोनों की थी। और ये हम दिल दे चुके सनम भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही, एक तरीके से म्यूज़िकल हिट रही। इसके गानों को तो नेशनल अवार्ड तक मिल गया। इस्माइल दरबार को अगर
किसी फिल्म की वजह से जाना जाता है, उनके काम को जो बॉलीवुड में आज भी जाना जाता है। हालांकि इस्माइल अभी हाल फिलहाल तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, वो बात अलग है कि उनके बेटे, उनकी फैमिली, उनकी बहू गौहर, ये सब लोग सोशल मीडिया पे हैं। गौहर तो काम कर रही हैं सीरियल्स में और उनका यूट्यूब चैनल भी है, और जो उनके बच्चे हैं वो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। तो अब जो हैं इस्माइल को ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर तो अब नहीं ज़्यादा लोग जानते, लेकिन इस फिल्म की वजह से इस्माइल को हमेशा याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाएगा। और इसके गाने तो इतने ज़बरदस्त थे कि एक से बढ़कर एक गाना इतनी खूबसूरती से बनाया गया है और बहुत ही क्लासिक कल तरीके से इस गानों में जो है वो मेहनत डाली गई है। इसका एक एक गाना जो है वो आज भी जब बजता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे जो इसका 2 गाने हैं जो काफ़ी इमोशनल गाने हैं। आई थिंक आप लोगों ने शायद टाइटल ट्रैक को इमोशनल सॉन्ग समझ रहे होंगे, बिल्कुल वो भी एक इमोशनल सॉन्ग है, लेकिन जो मुझे 2 गाने बड़े पसंद हैं, एक तो ऑफ कोर्स तड़प तड़प, मैंने इसके बारे में भी बात करी थी कि ये कितना मुश्किल गाना था और के ने इसे कितनी शिद्दत से, कितनी डेप्थ से गाया है। और दूसरा गाना हरिहरन साहब का था, झोंका हवा का आज भी, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है और बहुत ही अच्छा गाना है। तो ये 2 गाने तो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। बाकी जो ढोली तारो है या ढील दे दे रे भैया, ये गाने भी जो हैं अच्छे हैं, सुनने लायक है। मैंने सुने हैं टेप रिकॉर्डर में, जब वो ऑडियो कैसेट्स आती थी हमने सुना है। और इसके गानों पर तो डांस भी हमने सीखे हैं, डांडिया लेके ढोली तारो ढोल बाजे। तो एक अच्छी खासी मेमोरी ज़रूर मेरी जुड़ी है इस फिल्म से। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे कि भाई आप तो इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, तो रोस्ट करने का इसमें कहाँ से बात आती है? जी, रोस्ट बिल्कुल होता है और बहुत ही वैलिड रीज़न के मैं रोस्ट लेकर आती हूँ। मैं आपको बताऊँ तो इस फिल्म में ना ये तीनों जो कैरेक्टर थे, चाहे सलमान खान हो, अजय देवगन हो, ऐश्वर्या हो, ये तीनों ही बहुत बड़े विक्टिम्स रहे हैं। क्योंकि जो सलमान खान था वो भी बेचारा फिल्म में जो है प्यार के लिए तड़पता है, अपने फादर के प्यार के लिए, और लाइफ में मुश्किलों से हार्डशिप करके वो एक अपना मुकाम बनाता है। फिर किस्मत उसकी उसको हिंदुस्तान लेके जाती है और वहाँ पर मुलाकात होती है उसकी ऐश्वर्या से, प्यार करता है, लेकिन पिता जो है प्यार का दुश्मन बन जाता है और फिर जो है बेचारा सलमान खान चला जाता है और बस उसकी याद में अपने दिन गिन कर बिता रहा होता है। तभी उसको पता चलता है कि ऐश्वर्या तो वापस आ गई है मेरी लाइफ में। लेकिन जब ऐश्वर्या आकर उसको ये बोलती है कि नहीं, मैं तो शादी कर चुकी हूँ और अब मैं अपने पति के साथ ही रहूँगी, तो एक तरीके से एक इमोशनल आप कह दो कि उसने हमला किया सलमान के दिल पर। एक तरीके से उसके दिल पर थप्पड़ मार के ऐश्वर्या जो है वो चली जाती है। उधर जो होता है कौन, ये अजय देवगन, ये एक वकील होता है बाय प्रोफेशनल और बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत ही गंभीर स्वभाव का लड़का होता है और उसकी आंखें चार हो जाती हैं ऐश्वर्या से और वो उससे शादी भी कर लेता है। लेकिन शादी के बाद ही उसे ये पता चलता है कि मेरी बीवी तो किसी और के प्यार में लट्टू है, और इस कदर लट्टू है कि उसने तो मुझे एक हस्बैंड के सारे राइट से वंचित करके रखा हुआ है। और एक तरीके से वो एक कहने को वो इस घर में रह तो रही है, लेकिन जो उसकी रूह है वो तो उसके बॉयफ्रेंड के पास है। तो ये औरत मेरे किस काम की? एक तरीके से एक धोखा होता है ना, जब एक इंसान एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसको वो दिलो जान से प्यार करता है और पता चले कि भाई शादी के बाद वो लड़की शादी तो कर बैठती है लेकिन उसे वो दर्जा नहीं देती है एक हस्बैंड का, तो फिर कहीं ना कहीं उसका दिमाग तो ख़राब होगा ही, सटकेगा ही, उसके सारे सपने जो हैं वो चकनाचूर हो गए होंगे। और होते भी हैं बहुत सारे केसेस, आप लोगों ने कभी ना कभी अपने आसपास सुने होंगे जहाँ पर लड़के को ये पता ही नहीं होता है कि लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। उस लड़के की तो हालत ये होती है कि भाई काटो तो खून भी ना निकले। तो
एक तरीके से एक बड़े परिवार का एक लड़का है और उसका बाप तक उसको ये बोलता है कि भाई 2 थप्पड़ मार लड़की को, अपने आप सीधी होकर बैठती है नहीं बैठती है, वो प्यार मोहब्बत बॉयफ्रेंड का भूत अभी यूं उतर जाएगा। लेकिन वो लड़का फिर भी जो है अपना काम धंधा, अपना पूरी जग हंसाई को इग्नोर करके उसको लेके जाता है कि नहीं भाई, मैं एक औरत को दबा कर नहीं रख सकता। आप सोचिए, जो इंसान खुद वकील है, जो कोर्ट कचहरी में आए दिन घरेलू मसले, पति पत्नी के मसले सुलझाता है, सोचो उसका अपना खुद का इतना बड़ा मसला हो गया है और वो बेचारा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड से उसको मिलाने के लिए चल पड़ा है। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और फिर एक ज़िंदगी जो एक इंसान को शुरू करनी पड़ती है। देखिए, शादी जब आप करते हैं आपकी डेफिनेटली इंडिविजुअलिटी पे डेंट पड़ता है, और जब आप शादी के बाद तलाक लेते हैं तो उसके बाद अपनी इंडिविजुअलिटी को वापस उसी जगह पर लाना, ज़ीरो से शुरू करना, वो इतना आसान नहीं होता है। तभी हमारे इंडिया में जो है वो डिवोर्स को अभी भी जो है वो सही नहीं मानते हैं, क्योंकि डिवोर्स मतलब ज़ीरो से वापस शुरू करना। और आप किसी के साथ रहते हो, भले ही आप चंद घंटों के साथ रहो, चंद घंटों के लिए रहो या चंद महीनों के लिए रहो, लेकिन वो जो एक सोसाइटी का वो ताना बाना बुन जाता है कि हाँ भाई अब शादी हो गई है, यू आर अ मैरिड वुमेन, मैरिड मैन। तो उस चीज़ से निकालने के लिए खुद को भी तो कितनी साइकोलॉजी पर इफ़ेक्ट होता है, उसकी भी परवाह ना करते हुए वो लड़का जो है चला जाता है। देखिए, हमें तो फिल्म में इतना पता नहीं चला, लेकिन हम टेक्निकली देखें तो इतनी दूर विदेश जाना, फिर रहना, फिर पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, फिर वहाँ पर आपको मुसीबतें भी आ रही हैं, आप पर हमले भी हो रहे हैं, लूटपाट भी हो रही है, कितना कुछ सफ़र कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की के लिए जिससे वो कभी प्यार करता था। बट अफसोस, वो लड़की तो किसी और से प्यार करती है। अब बात आते हैं ऐश्वर्या की। ऐश्वर्या भी इस फिल्म में जो हैं वो विक्टिम है, बहुत बड़ी विक्टिम है। कहने को वो अपने पिता की लाडली है, लेकिन पिता की लाडली होने के बावजूद भी पिता अपनी बेटी के दिल का हाल नहीं समझ सकता। उसे लगता है कि मैं अपनी बेटी को प्यार करता हूँ, मुझसे बेहतर मेरी बेटी के लिए ज़िंदगी में कोई फ़ैसले ले ही नहीं सकता, और ये सबसे ख़राब बात होती है। और यही खामियाजा भुगतती है कौन कौन भुगतती है? ऐश्वर्या। वो अपनी जान तक लेने की कोशिश करती है, फिल्म में दिखाया गया। और किस तरीके से जो है उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती पकड़कर उसकी शादी जो है वो करवा दी जाती है। किसके साथ? अजय के साथ। वो ये नहीं सोचते, क्योंकि क्या होता है ना, आज भी माँ बाप की जो सोच है ना, लड़कियों को लेकर अगर मैं बात करूँ तो यही है कि भाई तू शादी कर ले बस। वो ये नहीं सोचते कि आप अपनी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हो, आप किसी और लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो लड़का जो भाई उसके भी माँ बाप के सपने होंगे, उसके खुद के भी सपने होंगे। ये जो लड़कियों के जो माँ बाप होते हैं ना, कभी कभी इतने सेल्फिश हो जाते हैं। उनको पता होता है कि उनकी बेटी मैरिज मटेरियल नहीं है, उनकी बेटी नहीं निभा पाएगी, गृहस्थी के बोझ को नहीं उठा पाएगी, जिम्मेदारियों के बंडल नहीं बना पाएगी, फिर भी जो है लड़कियों को फोर्स करते हैं, भाई तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, बच्चे कब होंगे, करो शादी। मतलब फादर लोग, मतलब माएँ फिर अपनी बेटियों को एक टाइम पे सपोर्ट करती हैं। वो ये जानती हैं कि भाई हमारी बेटी में कितना पोटेंशियल है, हम तो शादी करके हमारी ज़िंदगियां तबाह हो गई, लेकिन हम अपनी जो है बेटियों की ज़िंदगी नहीं तबाह होने देंगे। लेकिन बाप ये बात नहीं समझ पाते हैं, और अगर उस बाप के ऊपर उसके बाप का प्रेशर हो तो भैया हो गया काम तमाम। फिर तो बाप तो प्रेशर डालता ही है, बाप का बाप भी प्रेशर डालता है, और फिर लड़की को इतना दबाया जाता है। बहुत खुशकिस्मत होती हैं लड़कियां जो झुकती नहीं हैं, बट बहुत सारी लड़कियां जो स्पेशली जो वर्किंग नहीं होती हैं, या देखिए हर किसी की अपनी एक लिमिट होती है। कई लड़कियां बहुत डेयरिंग होती हैं, बहुत सारे ऐसे बोल्ड स्टेप ले लेती है, बट हर लड़की नहीं ले पाती। और यहाँ पर इसका जो कैरेक्टर था
ऐश्वर्या का, वो भी नहीं ले पाया। उसको जो है आप देखेंगे फिल्म में भी कि वो एकदम बेजान सी फेरे ले रही है, उसको होश ही नहीं है कि भाई मेरे फेरे हो रहे हैं, वो एकदम बेजान लाश सी चल रही है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा जुल्म है, ज़बरदस्ती, मतलब कितना गलत इन्होंने दिखाया। और ऐसा तो था नहीं उस फिल्म में, वो 7 दिन में तो चलो लड़की गरीब घर की थी और भैया और भी बहन भाई थे, वो भी एक प्रेशर होता है उसमें भी। आप देखिए वहाँ भी मैं कहूँगी कि बहुत सारा झोल उस फिल्म में भी था, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इस फिल्म की बात कर रही हूँ। तो इसमें आप देखिए कि ऐश्वर्या भी एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी, बाप इतना बड़ा गवैया है और जिस घर में उसकी शादी कर रहे हैं वो भी रिच लड़का है, लड़का वकील है, सभी पढ़े लिखे हैं, एक ख़ानदानी घर है। तो भैया वही बात है ना कि भाई लड़कियां जो होती हैं, माँ बाप चाहते हैं कि ऊंचे घर की लड़की ऊंचे ही घर में जाए, भले ही लड़की को ज़बरदस्ती उसको बांध कर घसीट कर उसको ऊंचे घर में जो है वो धक्का मार के भेजा जाए, पर जाए। तो यहाँ पर ऐश्वर्या के साथ वही दिखाया, उसको सच्ची में जो है उसके दिल को, उसके जज्बात को कचड़ कर जो है उसको उसके पास भेज दिया जाता है कि जा भाई। उसको उसके पति के आगे गोश्त की तरह, कहते हैं ना गोश्त एक जो होता है मीट चिकन जो होता है, जैसे हम एक जानवर के आगे गोश्त डाल देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है कि हाँ भाई अपना पति संभालेगा, लड़का जानेगा, अपना लड़का हमारी लड़की को टेम कर लेगा। यानी कि कभी कभी माँ बाप अपनी ही बेटियों को जानवर की तरह ही समझते हैं, और ये बात सच है। भले ही अब ज़माना बहुत बदल गया है, लेकिन आज भी मैंने ऐसे फादर्स अपने आसपास देखे हैं जो अपनी बेटियों भले ही कमाए, उनकी कमाई पर जो हैं वो अपनी मूछें भी जो है ऊपर करते हैं, लेकिन उसके बाद सोसाइटी की बातों में आकर जी शादी करो, ये करो, लड़की को जो है वो दबाने की भी कोशिश करते हैं। तो ठीक है, माँ बाप को बच्चों के लिए चिंता करना, उनके लिए जो है सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब बच्चे एक उम्र पार कर लेते हैं तब बच्चों पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। जब आप 18 से ऊपर के हो जाते हो तब आपको सरकार भी अपने पसंद की सरकार चुनने का हक देती है। तो यहाँ पर अपनी पसंद से लड़का या लड़की या शादी करना है या शादी नहीं करना है, ये चुनने का अधिकार पता नहीं क्यों नहीं देती। आज भी माँ बाप को लगता है कि बच्चों में तो अक्ल ही नहीं है, हम इनके लिए जो करेंगे वो सही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ऐश्वर्या के साथ भी कितना गलत हुआ। खैर ऐश्वर्या ने शादी तो कर ली, और शादी के बाद उसको जो है पति के आगे सच्चाई भी खुल गई, क्योंकि पति समझदार था। लेकिन हर औरत के साथ ऐसा नहीं होता है। हर औरत को जो है वो कहीं ना कहीं झुकना ही पड़ता है, मर्द की मर्दानगी के आगे जो है वो हारना ही पड़ता है। आज भी ऐसी औरतें हैं, हालांकि अब सिचुएशन भले ही बदल गई हो, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारी औरतें, जैसे कि मैंने कहा कि वो इतनी रिबिलियस नहीं हो पाती हैं, वो इतना ज़्यादा रिवोल्ट नहीं कर पाती हैं। तब तक उनके बिचारियों के बच्चे हो चुके होते हैं, तब उनमें कहाँ हिम्मत रहती है कुछ भी करने की। और उनके माँ बाप भी कहते हैं कि भाई तू जा बच्चा, हम कहाँ संभालें, अपने ससुराल में ही रहे। ये भी बात होती है। तो कई ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिनके माँ बाप उनको वापस घर में बुलाते हैं कि लड़का अच्छा नहीं है तो वापस आ जा, लेकिन वो कहती है नहीं कि भाई ये अपने ससुराल में मैं जितना मर रही हूँ उतना तो मैं अपने मायके में आके मरूंगी। तो कई लड़कियां ऐसे भी डिसीजन लेती हैं। तो भाई मैंने तो देखिए किस्म किस्म की दुनिया देखी है, तो मैं उसी के उस पर बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ऐश्वर्या की बात कर रही हूँ। ऐश्वर्या की किस्मत अच्छी थी कि उसको एक अच्छा समझदार लड़का मिला जिसने उसे मौका दिया जो है अपने लिए डिसीजन करने का। और जो है ऐश्वर्या ने भी जो है उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया, उसकी अच्छाई को, उसके सेक्रीफाइस की उसने कदर की। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, कोई भी लड़की जो होती है ना हमेशा यही चाहती है कि उसको उससे ज़्यादा मैच्योर लड़का मिले। जैसे कि हमारी सोसाइटी में भी ये कहा जाता है कि भाई लड़की को ना एक लड़का मैच्योर होना चाहिए।
और लड़कियां भी चाहती हैं कि भाई हमें कोई बॉय या छपरी टाइप लड़का नहीं चाहिए, हमें एक मैच्योर लड़का चाहिए जिसके साथ हम जो हैं बहुत सिक्योर फील करें, जिसे हम नहीं वो हमें संभाले। तो ऐश्वर्या को भी समझ में आ गया, क्योंकि जिस तरह से नंदिनी की जो लाइफ दिखाई थी फिल्म में, नंदिनी की कोई सहेली नहीं दिखाई, इतना बड़ा परिवार कुनबा, इतनी बहनें, तो उसी में वो हिल मिल के रहती थी। कोई बाहर आउटसाइडर, कोई सहेली तो मैंने नहीं देखी फिल्म में। भले ही एक स्टार्टिंग में गाना ज़रूर दिखाया गया, बट कोई ये नहीं दिखाया कि कोई बाहर से कोई सहेली आ रही है या उसका कोई आउटर वर्ल्ड से कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो क्या होता है, इन बेचारी जो लड़कियां होती हैं ना, इनको फिर कोई भी इनके सामने आ जाता है ना, ये उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। और यही ऐश्वर्या के साथ दोनों रीजंस में हुआ। पहला, सलमान भी आया, बाहर से एक लड़का आया, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, उसको कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो बाहर इतना निकली नहीं है। उसकी एजुकेशन का भी मुझे नहीं पता पिक्चर में वो कितनी एजुकेटेड थी। और इधर जब वो उसके साथ रही अजय के साथ, तो भी उसको अजय की तरफ लाइकिंग हो गई, क्योंकि उसने दुनिया देखी नहीं, उसने सिर्फ अपने बाप को देखा, चाचा ताऊ, या बहुत हुआ तो जीजा को देखा, या जो बहन जो घर छोड़ के भागी थी किसी और आदमी के साथ उसको देखा, क्योंकि उसने देखा कि भाई उसकी बहन की ज़बरदस्ती शादी जो है वो करवा दी एक लड़के से, और वो भागकर जो है अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई, तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। शायद उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ सोची होगी, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। उसकी बहन के साथ क्या हुआ ये भी नहीं पता चला, कि भाई बहन जिस लड़के के साथ छोड़कर भागी है, वो लड़के के साथ वो सुखी रहेगी या नहीं रहेगी क्या पता। लेकिन यहाँ पर वो जिस लड़के के लिए अपने पति को छोड़ के जा रही थी, ऐश्वर्या को वो रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये लड़का कितना मैच्योर है, कितना सेंसिबल है। फिल्म में जो दिखाया गया सलमान खान, वो एकदम बॉयज टाइप का था, एक फ्रेंडली टाइप का था। लेकिन जो कहते हैं ना कि आप जिससे प्यार करते हो, अगर आप उससे उसके लिए वो इज़्ज़त वाली फीलिंग नहीं है ना, तो वो प्यार कभी ना इतना खूबसूरत तरीके से खिलता नहीं है। कि अगर कहते हैं ना कि किसी इंसान से अगर प्यार करना है तो पहले उसकी इज़्ज़त करो, जैसे आप उसकी इज़्ज़त करोगे प्यार ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। ठीक है, बहुत सारे मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं जहाँ प्यार होता है, इज़्ज़त नहीं होती। बट कई ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पर बहुत हाई रिगार्ड्स होता है मर्द और औरत के बीच में, तो भले ही उनकी शादी नहीं होती, वो हस्बैंड वाइफ नहीं होते, बट इन टर्म्स कहीं ना कहीं उनके बीच में एक फीलिंग छुपी हुई होती है। और वो बात अलग है कि अगर वो इस फीलिंग को गौर करते हैं तो आगे जाकर कोई उनका भविष्य जुड़ता है, नहीं तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। तो ये चीज़ें भी मैंने देखी हैं। तो इसी बिहाफ पर ऐश्वर्या को जो है वो अजय से जो है वो रिस्पेक्ट उसकी डेवलप होती है, और जब रिस्पेक्ट डेवलप होती है तो मे बी शायद ऐश्वर्या को लगा कि मेरे लिए इतना काफ़ी है, ये बंदा मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, और जो है मैं इसकी फीलिंग्स को ठुकरा रही हूँ, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ। मेरे बाप ने मेरी फीलिंग्स को ठुकराया और मेरी शादी करवा दी अजय देवगन के साथ, और इधर मैं अजय देवगन की फीलिंग्स को ठुकरा कर जा रही हूँ किसके पास, ये सलमान खान के पास। तो मेरे में और मेरे बाप में फिर क्या फ़र्क है। तो हो सकता है यही कारण की वजह से उसने अजय के साथ शादी निभाने का फ़ैसला कर लिया, और फिर जो हुआ आपको पता है। लेकिन एक सेकंड, ये तो चलो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, लेकिन आज अगर देखें तो इनकी मैरिज का स्टेटस क्या होगा, ऐश्वर्या और अजय की। मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल ख़राब चल रही होगी, क्योंकि अजय को भी देखो क्या होता है ना, जब तक दो लोगों के बीच में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इज़्ज़त होती है ना, तो बड़ी बड़ी गलतियाँ भी नज़रअंदाज हो जाती हैं। लेकिन अगर दो लोगों में कहीं से भी मेल नहीं खा रहा है ना, तो छोटी से छोटी गलती भी कांटे की तरह आँखों में चुभती है। तो यही हो सकता है हाल हो रहा होगा ऐश्वर्या और अजय देवगन का। जो सास थी उसकी उसकी
कौन सी थी सास, ऐश्वर्या की, वो भी पहले तो चुप कर गई होगी बेटे के लिए कि चलो बेटा खुश है, बेटा इटली गया था बहू को उसके बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए, अब जो बहू है वो वापस आ गई है बेटे के पास, तो भाई बेटा खुश है तो फिर हमें क्या तकलीफ़ है। लेकिन जब बेटे बहू में झगड़ा होता होगा तो फिर सास आग लगाती होगी, अरे तू छोड़ आता, जाती तो जाने देता ना, क्यों लेके आ गया मुसीबत को। तो फिर वही बात होती है कि दोनों के बीच में लट्ठाबाजी तो चल रही होगी। उधर जो सलमान खान है वो बेचारा अकेले रुल खा रहा होगा, कभी किसी लड़की के साथ कभी किसी लड़की के साथ, उसका भी कोई ठौर ठिकाना तो रहा नहीं होगा। और इधर ऐश्वर्या भी ये सोचती होगी कि काश कुछ ऐसा होता कि ना मैं सलमान खान के साथ जाती, ना मैं अजय के साथ जाती, काश मैं इतनी पढ़ी लिखी होती कि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले बिता रही होती। अभी 2 बच्चे हो गए हैं, एक घर की मैं बहू बन चुकी हूँ, किसी की बीवी बन चुकी हूँ, माँ बन चुकी हूँ। पहले मैं अपने बाप के घर में बेटी थी, आज मैं किसी की बहू, बीवी, माँ बन के बैठी हूँ। मैं खुद क्या हूँ? मेरा बाप इतना बड़ा गवैया था, सिंगर था, मेरा पति एक वो था, लॉयर है, बहुत अच्छा लॉयर है, और मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसको भी सिंगर बनना था। तो मुझे क्या करना था, मुझे क्या ज़िंदगी में मिला? एक प्यार की तलाश थी, उसमें भी मैंने गच्चा खाया। तो इसी में अगर मैं कुछ पढ़ लेती, मेरा बाप मुझे कुछ पढ़ा देता या मुझे भी कुछ ऐसा करता जिससे जो है मैं अपनी ज़िंदगी अपने क्रेडिबिलिटी पर जी सकती थी। क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई लड़की होगी जो वर्किंग होगी और उसके साथ ऐसी सिचुएशन होगी तो वो कहेगी ना मुझे हस्बैंड चाहिए ना बॉयफ्रेंड चाहिए, मैं सिंगल रहूँगी, मैं सिंगल ही रहूँगी, मुझे तलाक दे दो, मुझे ब्रेकअप कर लो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनको फिर एक ना एक डिसीजन तो लेना पड़ता है। और आप कोई भी डिसीजन लो, आप सुखी तो कहीं नहीं हो। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई अकेले रहने में क्या सुख है, अकेला रहना क्या बहुत मुश्किल है। तो मैं ये बात हमेशा से कहती हूँ कि एक साथी पाकर अकेलापन महसूस करने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। क्योंकि कोई चीज़ अगर आपके पास है और वो आपको सुखी नहीं दे रही है तो वो ज़्यादा तकलीफ़ करती है। ये बात होती है। जैसे कि कईयों के माँ बाप नहीं होते तो वो दुखी होते हैं, ना मेरा माँ है ना बाप है, मैं अकेली हूँ। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि माँ बाप होते हैं लेकिन माँ बाप से वो रेपो ही नहीं बन पाता है, ना वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो पाती है, वो ज़्यादा चीज़ तकलीफ़ देती है। तो बस मेरा ये एक छोटा सा रोस्ट था कि रोस्ट भी था एक तरीके से, एक सच्चाई थी कि भाई हम दिल दे चुके सनम नहीं बल्कि हम तो लुट चुके सनम, ये इस फिल्म का नाम होना चाहिए था। और ये तीनों ही कहीं ना कहीं लुटे पिटे हैं। अजय भी सोचता होगा अरे यार ये चली जाती अपने बॉयफ्रेंड के पास, मैं कोई और लड़की ढूंढ लेता। क्योंकि क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में जब प्यार होता है तो फिर कोई शिकवे शिकायत नहीं होती, और जब प्यार ख़त्म हो जाता है या प्यार इवेपोरेट हो जाता है तब एक दूसरे को टॉन्ट बाजी होती है कि भाई तू वही औरत है ना, तू तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए मुझे छोड़ने को तैयार हो गई थी। क्योंकि इमोशनली हस्बैंड वाइफ का जितना खूबसूरत रिलेशनशिप लगता है ना, असल में प्रैक्टिकली उतना ही बदसूरत रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का। प्रैक्टिकल नोट पर अगर मैं बात करूँ तो वही वाली बात होती है, जब ये प्यार की परतें खुल जाती हैं तो सच्चाई बाहर आ जाती है। जैसे हमारी चमड़ी अगर खुल जाए तो क्या हमारी हड्डियाँ, हमारा आंतड़ियाँ, हमारा खून बाहर आएगा तो क्या हमें उस इंसान से प्यार, अट्रैक्शन रहेगा? तो बस शादी का भी कुछ ऐसा ही हिसाब होता है। तो चलिए इसी खटपट के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत खटपट आ रही है, बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है ये खटपट का, जो बहुत इरिटेट मुझे भी कर रहा है और आई होप आपको भी कर रहा होगा, तो उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ। प्लीज़ बताइएगा आपको मेरा ये रोस्ट कैसा लगा। अगर आपको लगता है मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक है तो बिंदास होके इसे शेयर कीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आपने अभी अभी प्रवेश किया है और आपको पसंद आ रहा है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।